आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर तीसरा। ठीक है, उम्मीद है कि इससे पहले आपने सारे लेक्चर्स देखे होंगे, 2 लेक्चर्स हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे चैप्टर 3 के एमसीक्यूज, और जितने भी एमसीक्यूज इसमें देखने वाले हैं सारे सीबीएसई बोर्ड में पहले आ चुके हैं, और इनमें से भी और आने की संभावना है। तो इस लेक्चर को पूरा लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दूंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कहा गया है द पेयर ऑफ इक्वेशंस x प्लस 2y माइनस 5 इजकल टू 0 माइनस 4x माइनस 8y प्लस 20 इजकल टू 0 है। इसमें इन दोनों इक्वेशन से आपको बताना है ऑप्शन के थ्रू कि यूनिक सोल्यूशन होगा, कि एग्जैक्टली टू सोल्यूशन होगा, कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, कि नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले एक चीज हम जानते हैं कि अगर आपको इसे बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, कंसिस्टेंसी चेक करनी है, सॉल्वेबिलिटी चेक करनी है, तो हम एक रेशियो जानते हैं। एक होता है A1/A2 निकालते हैं, B1/B2 निकालते हैं, C1/C2 निकालते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 3 केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं? 3 केस। सबसे पहला केस जो बनता है कि अगर आपका A1/A2 जो हो डज नॉट इक्वल टू किसके आए, B1/B2 के, तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर इसी में ग्राफ की बात करें तो ये जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। किसकी होती है? स्ट्रेट लाइन की। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो दोनों लाइंस एक दूसरे को कितनी बार कट करेंगे? एक बार। और ऐसे को क्या बोलते हैं हम? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसी का दूसरा केस जो बनता है कि अगर A1/A2 जो हो वो बराबर हो B1/B2 के, और बराबर किसके हो? C1/C2 को। इस केस में क्या होता है? इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। क्या होता है? इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक। और इस केस में जो दो लाइंस होंगी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होगी। कैसे होंगी? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग, या फिर कोइंसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट। ठीक, इसमें क्या होता है? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अब इसका आता है तीसरा केस। जो थर्ड केस आता है इसका, उसमें क्या होता है? A1/A2 जो होगा बराबर होगा B1/B2 के, डज नॉट इक्वल टू किसके होगा? C1/C2 के। ऐसे केस में क्या होता है? ये होता है नो सॉल्यूशन का केस। किसका होता है? नो सॉल्यूशन का। ठीक है, इसमें दो लाइंस कैसे जाती हैं? पैरेलल जाती हैं, जो कभी एक दूसरे को मीट ही नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? पैरेलल लाइंस। ठीक, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन की बारी आती है इसको चेक करने की। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, तो इसमें A1 जो है 1 है, तो जो इसका रेशियो आएगा 1/-4। ठीक है, पहला A1/A2। दूसरा जब हम निकालेंगे B1/B2 तो ये आएगा 2/-8। ठीक है, इसको जब करेंगे 2 1 2, 2 4 8, तो -4 ये भी आ जाएगा 1/-4। तो ऐसे तीसरा देखते हैं C1/C2। C1/C2 देखें तो -5/20, 5 1 5, 5 4 20। इसको भी लिख सकते हैं 1/-4। तो देख रहे हैं A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों आपस में कैसे आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। तो कौन सा केस हुआ? सेकंड केस। तो इसमें कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी गलत है, सॉरी ए गलत है, सी आपका सही है। इनफाइनिटी मेनी सोल्यूशन, क्योंकि कौन सा केस बन रहा है? ये पैरेलल इनफाइनिटी मेनी सोल्यूशन वाला। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। तो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस आर कंसिस्ट। देखो दो चीज होती है जब पेयर ऑफ इक्वेशन दी जाती हैं, तो दो बातें होती हैं। एक होता है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट उसको बोलते हैं जिसमें सॉल्यूशन मिले। क्या हो? सॉल्यूशन जिसमें मिले। जिसमें नो सॉल्यूशन का केस होता है, जिसमें सॉल्यूशन नहीं मिलता, उसको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो सॉल्यूशन कौन कौन से केस में मिलता है? एक तो आपका इंटरसेक्टिंग हो। क्या हो? इंटरसेक्टिंग हो, यूनिक सॉल्यूशन मिल जाता है। एक होता है आपका कोइंसिडेंट हो। कैसा हो? कोइंसिडेंट हो, कोइंसिडेंट हो। और नो सॉल्यूशन कौन सा होता है? पैरेलल लाइन का। तो कह रहा है कि हमारा कंसिस्टेंट होना चाहिए, तो आपका इंटरसेक्टिंग भी होना चाहिए और कोइंसिडेंट भी होना चाहिए।
तो पहला कहला पैरेलल गलत है, ऑलवेज कोइंसिडेंट नहीं, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग नहीं, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट दोनों हो सकता है। अगर आपका कंसिस्टेंट बोल रहा है तो सॉल्यूशन मिलने के लिए दोनों केस आपका कंसिडर किया जाएगा, इंटरसेक्टिंग भी और कोइंसिडेंट भी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं बोर्ड पे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द पेयर्स ऑफ इक्वेशंस 9x प्लस 3y प्लस 12 एंड 18x प्लस 6y प्लस 26 इक्वल टू 0 हैव यूनिक सोल्यूशन, एग्जैक्टली टू सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। फिर से वही चेक करना है। आप निकालेंगे a1 अपॉन a2, यहाँ से निकालेंगे तो 9/18 आ जाएगा, जो कि कट करने पर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, a1 अपॉन a2। ऐसे b1 अपॉन b2 जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3/6, 3 वन टू 3, 3 टू 6, कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। ऐसे c1 अपॉन c2 जब निकालेंगे तो 12/26, तो ये 2 6 जब 12 2 13 जा, तो कितना आ रहा है 6/13। तो यहाँ देख रहे हैं हमारा a1 अपॉन a2 जो है इक्वल आया है b1 अपॉन b2 के, बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 का आया है। तो ये कौन सा केस होता है, ये हमारा होता है थर्ड केस। कौन सा, पैरेलल लाइन का। कैसा होता है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, क्या होता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सी गलत है, बी गलत है, ए गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा, मैं गलत क्यों बताता हूँ कि सी गलत है, बी गलत है, ए गलत है, क्योंकि कभी कभी होता है कि बोथ ए एंड सी, बोथ एंड ए बी, तो ऐसा होता है ना, तो ऐसा कुछ चांस नहीं है, तो केवल नो सॉल्यूशन ही सही होगा। तो आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ द लाइंस 3x प्लस 2ky माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर पैरेलल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। कह रहा है कि ये दोनों लाइंस आपस में कैसे होती हैं, पैरेलल। तो पैरेलल का अभी देखा है कि पैरेलल का केस होता है नो सॉल्यूशन का। क्या होता है, नो सॉल्यूशन का, जिसको हम बोल देते हैं पैरेलल का केस होता है ग्राफिकली। ठीक है, पैरेलल। तो इसमें क्या होता है, a1 अपॉन a2 जो होता है बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, डज नॉट इक्वल टू किसको होता है, c1 अपॉन c2 के। तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू चाहिए। तो हम बराबर करते हैं a1 अपॉन a2, 3/2 इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2, 2k अपॉन 5। यहाँ से k की वैल्यू निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 4k हो जाएगा। यहाँ से k इक्वल टू कितना आ जाएगा 15/4। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, 15/4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है समझ में होगा। आगे बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज इतना, द सेकंड इक्वेशन विल बी। देखो, डिपेंडेंट इक्वेशन का मतलब होता है कि आपको एक इक्वेशन दे दी गई है। क्या दी गई है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक इक्वेशन दी गई है -3x प्लस का 5y माइनस का 2 इक्वल टू 0। डिपेंडेंट इक्वेशन का मतलब है कि आप एक ऐसी इक्वेशन, इसके इक्विवेलेंट ऐसा लिखिए कि जिसके थ्रू इसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आए, कोइंसिडेंट लाइन के केस बने। तो हम इसमें से देखते हैं कि जस्ट 1/2 का बना ले केस, तो इसको मैं इसका डबल कर देता हूँ, तो नीचे कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 बनाओ कि 1/2, 1/2 बनाना है तो माइनस का 6 लिखते हैं, तो माइनस का 6x। तो यहाँ पे अगर 1/2 रेशियो बनाना चाहता हूँ मैं, क्या बनाना चाहता हूँ 1/2, तो -3/-6 करेंगे 1/2 आ जाएगा। तो 5 के नीचे क्या लिखा जाएगा कि आपका 2 बने, तो 10y बनेगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखा होना चाहिए आपका -4 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो दो बनी है दोनों, इन दोनों में अगर मैं a1 अपॉन a2 निकालूंगा तो बराबर आएगा b1 अपॉन b2 के, बराबर किसके आएगा c1 अपॉन c2 के। ठीक है, तो कौन सा केस बन जाएगा, कोइंसिडेंट का। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का। यही हमको बनाना था। तो कौन सी इक्वेशन बनी है, ये कौन सी बनी है, -6 प्लस 10y माइनस 4। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। ठीक है, उम्मीद है समझ में होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसका सॉल्यूशन बताना है। तो आप सॉल्यूशन के 3 मेथड जानते हो। ठीक है, कौन सा, एक होता है सब्स्टिट्यूशन, एक होता है सब्स्टिट्यूशन, एक होता है एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं आपके स्टार्टिंग के 2 मेथड जो हैं, इन्हीं का आप यूज करके आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। एलिमिनेशन लगाते हैं, पहला दिया गया x माइनस वाई इक्वल टू 2, दूसरा दिया गया x प्लस वाई इक्वल टू 4। अगर दोनों, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन सेकंड है,
दोनों को ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, x 3 हो जाएगा, ठीक है। अब x 3 हो जाएगा तो पहले में पुट करेंगे तो 3 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो यहाँ से 3 माइनस 2 इक्वल टू वाई हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो ये 3 and 1, 3 and 1 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन ए पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, एक फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जाता है when 1 is subtracted from numerator and denominator, ठीक है। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, ठीक है। अगर न्यूमरेटर में एक सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 1/3 बन जाता है फ्रैक्शन। एंड इट बिकम्स 1/4 when 8 is added to its denominator, the fraction obtained is, दो कंडीशन। मान लेते हैं जो फ्रैक्शन हमारा था वो x अपॉन वाई था। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें मैं प्रॉपर लिखूंगा नहीं, ठीक है। तो कंडीशन पहली दी गई है, पहला केस कि न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए और डिनोमिनेटर को ही रहने दिया जाए, तो फ्रैक्शन क्या बनता है, 1/3, ठीक है। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई हो जाएगा, ठीक है। पहली क्वेश्चन आपकी हो जाएगी। दूसरा कह रहा है कि 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, तो x ऐसे रहेगा, y में 8 ऐड कर दीजिए, तो फ्रैक्शन क्या बनता है, 1/4। तो यहाँ से 4x इक्वल टू वाई प्लस 8 हो जाएगा, यहाँ से 4x माइनस का y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। इसको भी लिखना चाहें तो 3x माइनस का y इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। आपके पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई। तो आपको फ्रैक्शन बताना है। फ्रैक्शन तब बता पाएंगे जब आपके पास x और y होगा। तो एक काम करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 4x में से 3x जाएगा, x बचेगा, और माइनस का y माइनस वाई माइनस माइनस वाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो y तो खत्म हो जाएगा। ये कितना बचेगा, 8 में से 3 जाएगा, ये 5 बचेगा, x जो है हमारा कितना बचेगा, 5। तो y निकालने की जरूरत भी नहीं है, न्यूमरेटर किस में 5 आ रहा है, न्यूमरेटर 5 ऑप्शन सी में आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सब में डिनोमिनेटर 12 ही है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। सब में डिनोमिनेटर 12 दिया गया है y की वैल्यू, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो न्यूमरेटर कितना आएगा, 5 आएगा, x की वैल्यू 5 आ गई, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा था सॉल्यूशन ऑफ 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14 और 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23, इसका सॉल्यूशन बताना है। तो इसमें लिखते हैं क्वेश्चन, 4/x लिखा है, प्लस का 3 लिखा है, y लिखा है इक्वल टू 14, इधर लिखा है 3/x माइनस का 4y इक्वल टू 23। इसमें से आपको सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन बताने के लिए क्या करते हैं, तो सॉल्व करते हैं, कौन सा मेथड लगाएं, जो कहो वही लगा दें, कौन सा मेथड लगा दें, चलो लगाते हैं। y का कोएफिशिएंट बराबर करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ इस इक्वेशन में 3 से, तो ये मल्टीप्लाई कितने से कितना हो जाएगा, 16/x हो जाएगा, प्लस का 12y हो जाएगा इक्वल टू 14 जो कि 56 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई, ठीक है। इधर इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9x हो जाएगा, 9/x हो जाएगा, माइनस का 12y हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा 3 3 9 3 0 6 69 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे पास सेकंड हो गई। दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो 16/x प्लस का 9/x इक्वल टू, ये y वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 12y माइनस का 12y, इधर आ जाएगा 9 6 15 5 हासिल गए 1, 6 5 11 1 12 125, तो यहाँ से 16 4 20 5 25/x इक्वल टू 125, क्रॉस मल्टीप्लाई करें या फिर 25/125 कर दें, इधर x ला दें, तो 25 पंचे 1/5, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/5, तो ये x की वैल्यू 1/5 किस में दिया गया है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ये भी गलत, ये भी गलत, किसी में 1/5 दिख ही नहीं रहा है, पहले में दिख रहा है तो पहला ऑप्शन सही है, y निकालने की जरूरत नहीं है, y आ जाएगा आपका -2, ठीक है। उम्मीद है समझ में होगा। आगे बढ़ता है, एलिमिनेशन लगाया है, कौन सा मेथड लगाया है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है, दोनों 2 आवर्स है। हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। देखो ये जो बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने कंप्लीट लेक्चर लिया है 1 घंटे का, ये अपलोड किया है, इसको जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे टॉपिक वाइज वीडियोस में, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैं जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। मैं मान लेता हूँ स्टिल वाटर में
जो ऋतु रो करती है x किलोमीटर पर आवर से करती है, ठीक है। और जो करंट की स्पीड है कितनी है, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ से जब डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी x प्लस वाई होगी, कौन सी होगी, ये डाउन स्ट्रीम होगी, ठीक है। और अप स्ट्रीम में कैसे होगी, अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम मान लेते हैं, शॉर्ट में लिखता हूँ, ये हो जाएगी x माइनस वाई स्पीड किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर जा रही है तो 20/x+y डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 = 2x+y 2y, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, 10 = x+y, या फिर x+y = 10, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे अगला कितना जा रही है, 4 किलोमीटर जा रही है x माइनस वाई से डाउन अप स्ट्रीम, तो भी कितना है, 2 आवर। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 = 2x माइनस का 2y, 2 से जब इसको डिवाइड कर देंगे पूरे को तो 2 = कितना आ जाएगा, x माइनस वाई। तो यहाँ से x माइनस वाई = कितना आ गया, 2 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई। दोनों को जब ऐड करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, ये इक्वेशन क्या है, सेकंड है। तो फर्स्ट प्लस जब सेकंड करेंगे तो ये y वाला कैंसिल हो जाएगा, 2x = कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, x = कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ ऋतु जो आएगी कौन सी आएगी, वो तो 6 किलोमीटर पर आवर आएगी। तो ऑप्शन देखो, पहले इसमें किसका पूछा है, ऋतु और करंट पूछा है ना, तो पहले ऋतु का होना चाहिए, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो पहला कौन सा होना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें 3 4 में से कौन सा सही है, यस को ले जाकर रखते हैं किसमें, पहले में, पुटिंग इन फर्स्ट, पुटिंग इन फर्स्ट पहले में रखेंगे। तो 6+y = 10, तो y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 किस में है, 6 और 4, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह ऋतु की स्पीड कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर, और करंट की स्पीड कितनी आ जाएगी, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कर द एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक कोलेट्रल ए बी सी डी आर, ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई, सी की वैल्यू दी गई, डी की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। देखो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके चारों चारों वर्टेक्स इस पे लाई करते हो एक सर्कल के सरकमफ्रेंस पर, ठीक है। तो मान लेता हूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो अपोजिट एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, और एंगल बी प्लस एंगल डी जो आना चाहिए कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो इसी दोनों के थ्रू हम दो इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी कहाँ है, 6x + 10 प्लस एक हो गया, बी सी कितना है, x + y = 180 डिग्री। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7x प्लस का, इसमें तो y नहीं है, ठीक ठीक है, 7x + y, इधर 180 घटाएंगे तो 170 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 170, ठीक है। 6x + 7x हो गया, ये प्लस का y हो गया, 10 इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया, 170 हो गया, पहला इक्वेशन। ऐसे दूसरा जब करेंगे b + d, एंगल b + d, b की जगह पे हमारे पास कितना है, 5x है, प्लस d कितना है, 3y - 10, कितना आना चाहिए, 180, ठीक है। तो यहाँ से 5x + 3y = कितना आ जाएगा, 190। ये इक्वेशन सेकंड हो गई, क्या हो गई, इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से हमको बताना क्या है, एक्स और वाई, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो एक काम करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 21x आ जाएगा, क्योंकि वाई का कोफिशिएंट बराबर करना चाहते हैं। ये 3y हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 510, ठीक है। अब ये नई इक्वेशन हो गई। अब इसमें से क्या करते हैं, स्टार, ये जो कि स्टार नई क्वेश्चन आई है, इसमें से इसको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट। तो 21x में 15x घटाएंगे कितना आ जाएगा, 16x आ जाएगा, y वाला कैंसिल हो जाएगा, और 510 में से आपको कितना घटाना है, 190। देखो इसमें x की सारी वैल्यू अलग अलग है, केवल दो ही वैल्यू सेम है, 20 वाली, ठीक है। अगर 20 आएगा तो मुझे y भी निकालना पड़ेगा, नहीं तो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से 16x = कितना आ जाएगा, 16x = कितना आ जाएगा, 10, यहाँ से 11 में से 9 हो जाएगा 2, 4 में से गया 3, 320। x = कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, 20, फंस गए ना।
तो मतलब ऑप्शन सी और डी तो नहीं होगा, पहले दूसरे में से होंगे। यक्स आपका 20 आ गया। अब इसको किसी इक्वेशन रखते हैं, सेकंड में रखते हैं। तो 5 × 20 प्लस का 3y इक्वल टू 190। तो यहाँ से 20 × 25 100। तो 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 190 माइनस 100। तो 3y इक्वल टू 90, y इक्वल टू 30। ठीक है, तो y 30, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यक्स 20 आएगा, वाई 30 आएगा, ऑप्शन ए भी करेक्ट। ठीक है, उम्मीद है समझना होगा। कुछ नहीं करना है, केवल आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। साइक्लिक कोलेटरल जो होता है उसमें अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, इसका इसका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइंस विच आर। देखो, कभी भी ऐसे x इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू समथिंग दे, तो ये होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, वो भी पॉइंट क्या होगा इनका, पॉइंट वही होगा x कमा वाई के फॉर्म में। क्या होगा, x कमा वाई के फॉर्म में, मतलब a कमा बी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही होगा। कैसे करते हैं देखो समझ में। जैसे ये ग्राफ है, x इक्वल टू ए बोल रहा है, तो x इक्वल टू ए कहाँ पे है, यही है। तो ये जो ग्राफ जाएगा यहीं से ऐसे जाएगा। ठीक है, ए से। ठीक, ठीक है, सही है। ठीक है, x इक्वल टू ए वाई के पैरेलल बनेगा। अब कह रहा है y इक्वल टू बी, वाई इक्वल टू मान लो कहीं बी है, तो ये से जाएगा, तो यहाँ ये बी पॉइंट होगा। लेकिन जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो ए कामा बी आता है। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशंस 5x माइनस 15y इक्वल टू 8, 3x माइनस 9 इक्वल टू 24/5 हैज। इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो वही रेशियो चेक करना है आपको। ठीक है, तो पहला 5/3 आ जाएगा a1/a2। ये क्या है, a1/a2। b1/b2 जब करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 15/9y, माइनस का माइनस माइनस कैंसिल, ये y नहीं रहेगा। ठीक है, जब 3 5 15, 3 3 9, ये भी कितना आ गया, 5/3। ये कौन सा था, b1/b2 था। ठीक है, ऐसा c1/c2 देखते हैं। 8 ये ऊपर 5 चला जाएगा, नीचे 24 आएगा। तो 8 3 24, कितना आएगा, 5/3। तो c1/c2 भी आ गया। तो देखो a1/a2 5/3, b1/b2 5/3, c1/c2 5/3। तो कौन सा होगा, तीनों रेशियोज बराबर है। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। तो नो सॉल्यूशन गलत है, बी टू सॉल्यूशंस, वन सॉल्यूशंस, तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। फिर से वही सेम केस, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1/-3 पहला आएगा a1/a2, दूसरा 2/-6, इसको जब काटेंगे 2 1 2 3, ये भी 1/-3 आ गया b1/b2। c1/c2 जो आएगा अपना क्या आएगा, 5/1। तो इसमें तो a1/a2 जो है बराबर है b1/b2 के, डज नॉट इक्वल c1/c2। तो कौन सा केस, थर्ड केस, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन ए गलत। ठीक है, आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन cx माइनस वाई इक्वल टू 2, 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कह रहा है इन दोनों इक्वेशंस में आपका a1/a2 जो है b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए, क्योंकि कैसा दिया है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो करते हैं इक्वल, सी की वैल्यू बतानी है। तो c/6 पूरा नहीं लिखेंगे, केवल दो ही लिखेंगे। तो -1/, माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल। तो यहाँ से गड़बड़ है क्या, देखते हैं। तो c इक्वल टू 6/2, 2 3 6। तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 3। पहला रेशियो आ गया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। ठीक है, उम्मीद समझ में आ गया, सरल क्वेश्चन था। इफ द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y
plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 आर कोइंसिडेंट बिन। सीधा सीधा आपसे कंडीशन पूछा है कि अगर ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट है, क्या है, कोइंसिडेंट है, तो कौन सा ऑप्शन सही है। कोइंसिडेंट मतलब होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, जानते ही हो आप, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होता है कि जो a1/a2 होता है बराबर होता है b1/b2 के, बराबर होता है c1/c2 के। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो केवल यही इक्वल होता है, नहीं, केवल दो ही नहीं इक्वल होता है। a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। तो ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है, ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं, सीधा कंडीशन नहीं पूछा था। अगला क्वेश्चन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बीस हैज यूनिक सॉल्यूशन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -3 इज। कह रहा है आप बताइए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके वो यूनिक सॉल्यूशन आपको दे दिए गए हैं, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -3, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको वैल्यू पुटिंग मेथड से करना पड़ता है। कैसे मेथड से, वैल्यू पुटिंग मेथड से। तो बारी बारी से चेक करेंगे, जब पहले में रखेंगे सेटिस्फाई करना चाहिए दोनों इक्वेशन को, ठीक है, एक्स वाई। तो इसमें रखेंगे कितना आएगा, 2 एक्स की जगह 2 रख दिए, -3 रख दिए इक्वल टू -1, तो इधर -1 इक्वल टू -1, तो ये क्वेश्चन तो सही है, एक्स प्लस वाई। दूसरा चेक करते हैं, 2 इंटू 2, पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ठीक है, ए के थ्रू जा रहे हैं, तो 2 इंटू 2 -3 इंटू -3, तो इक्वल टू -5 आना चाहिए। तो यहाँ से 4 माइनस का 9 इक्वल टू माइनस का 5, कितना आ गया, -5 इक्वल टू -5। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया, ठीक है, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन ए इज सेटिस्फाइंग, ए इज satisfying the values, satisfying values to the equations, ठीक है। आगे बढ़ते 17, ये आपका है एज रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं। द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज। जो फादर की एज है वो सन की एज से कितना है, 6 टाइम्स है। तो मैं मान लेता हूं कि फादर की एज कितनी है, x ईयर है, ठीक है, और सन की कितनी है, y ईयर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो x है 6 टाइम किसके है, सन की। इतनी बात पूछ रही, 4 ईयर्स हेंस, हेंस मतलब होता है बाद, क्या होता है, बाद, ठीक है, ठीक। तो द एज ऑफ द फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज। अगर मैं फादर की एज कितने साल बाद, 4 ईयर्स, एक अभी अगर यक्स साल का है तो 4 साल बाद यक्स प्लस 4 हो जाएगा, अभी से 4 बढ़ जाएगा, तो ये जो सन है कितना हो जाएगा, ये y प्लस 4 हो जाएगा। इसकी कंडीशन क्या दी गई है कि जो फादर होगा यक्स प्लस 4 वाला, ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हिज सन, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। 4 साल बाद जो वाली कंडीशन है, जो फादर हो जाएगा अपने बच्चे का, कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो द प्रेजेंट एजेस इन ईयर्स ऑफ द सन एंड फादर, यक्स वाई निकाल लेंगे तो प्रेजेंट एज आ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट एज ही मैंने माना है, क्या माना है, प्रेजेंट ही माना है, ठीक है, ये प्रेजेंट है, ठीक है, करते हैं। तो यहाँ से x प्लस 4 इक्वल टू 4y प्लस का 16, यहाँ से x माइनस 4y इक्वल टू, ये घटा देंगे कितना आ जाएगा, 12। ये सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो इसमें लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे x की जगह पे ये रखते हैं 6y, से 6y माइनस 4y इक्वल टू 12, यहाँ कितना आएगा, 2y इक्वल टू 12, तो y कितना आ जाएगा, y 6 आ जाएगा। तो मतलब सन की एज कितनी आनी चाहिए, 6। तो 6 किस में दिख रहा है, दो देखो इसमें कौन किसका, पहले देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द प्रेजेंट एजेस इन ईयर्स ऑफ द सन एंड फादर, सन और फादर का देना है, तो सन का एज पहले आना चाहिए, तो पहले 6 किस में आना है, पहले में जो थर्ड ऑप्शन में आना है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन डी गलत। देखो इसमें क्या है कि दोनों वैल्यू सब में डिफरेंट दी गई है, ठीक है, सब में। अगर किसी में एक भी वैल्यू मैच करती तो मुझे दोनों निकालना पड़ता है, ठीक है। तो सन की एज 6 आ जाएगी, तो ऑप्शन ऐसे फादर कितने आएंगे, 36। करना चाहते हैं तो कर लीजिए। इसमें पहले में पहली क्वेश्चन में x इक्वल टू 6 इंटू 6 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो फादर की एज कितनी है, 36 आ गई। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन देन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग दीज इक्वेशंस विल बी। कह रहा है अगर कोई किसी इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन आता है पेयर पेयर में, ठीक है, क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन,
तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब होता है ओनली वन सॉल्यूशन। क्या होता है? ओनली वन सॉल्यूशन। अगर ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस हैं तो जितने जगह पे कट करती है उतने सॉल्यूशंस होते हैं। अगर एक सॉल्यूशन तक एक जगह कट करेंगे, एक पॉइंट पे कट करेगा, यही इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो एक जगह कट कर रहा है तो ऐसी लाइंस को क्या बोल रहे हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज आर यूज टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अलजेब्रिकली। कह रहा अलजेब्रिक मेथड में कौन सा सॉल्यूशन मेथड इसमें हम यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए पेयर ऑफ इक्वेशंस के लिए। तो अभी मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बताया था कि सब्सटीट्यूशन भी यूज किया जाता है, एलिमिनेशन भी यूज किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी। तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ये भी यूज होता है। ठीक है, ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या लिखा जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले में क्या करते हैं? एक इक्वेशन से यक्स की वैल्यू इन टर्म ऑफ वाई निकाल लेते हैं, उसको दूसरे क्वेश्चन में ले जाकर रखते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाती है, तो उससे हमें एक्स और वाई दोनों आ जाता है। एलिमिनेशन में क्या करते हैं? हम किसी वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं कुछ मल्टीप्लाई करके, दोनों इक्वेशन में, कभी कभी एक ही इक्वेशन में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वेशंस 4x plus 3y minus 1 is equal to 5 एंड 12x plus 9y is equal to 15 will be। कभी भी आपका अगर ग्राफ ना बनाने को है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछे दो पेयर देके क्वेश्चन का, तो आप सीधा रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? a1 अपॉन a2 कैलकुलेट करेंगे, b1 अपॉन b2 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, c1 अपॉन c2 कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो पहला आएगा 4/12 मतलब 1/3। ठीक है, 1/3। दूसरा b1 अपॉन b2 3/9 जो कि क्या आ जाएगा? 1/3। ये भी हो गया। तो यहाँ से तीसरा क्या आ जाएगा? 5/15। ये भी कितना आ जाएगा? 1/3। तो हम देख रहे हैं a1/a2 जो है बराबर है b1/b2 के, ये बराबर है c1/c2 के। तो ऐसे केस में जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 जो बराबर हो c1/c2 के, तो ऐसे होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसमें लाइंस होती हैं कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक जाती हैं। कैसे जाती हैं? एक के ऊपर एक जाती हैं। ठीक है, ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइंस या फिर ओवरलैपिंग लाइंस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से होता है हमारा लेक्चर एंड। ठीक है, उम्मीद है सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। और ये तो थर्ड पार्ट था एमसीक्यू सीरीज का। इसके पहले 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, अगर उनको आपने नहीं देखा तो उसको आप देख लीजिए। ठीक है, और चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम तक जितनी भी चीज़ें हेल्पफुल चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें इस पर अपलोड की जाएंगी। चाहे केस स्टडी हो, चाहे सेशन रीजन हो, चाहे एमसीक्यूज हो, चाहे वैसे पीवाईक्यू सीरीज हो क्वेश्चंस का, जो बीच में क्वेश्चंस आते हैं 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के। ठीक है, तो हम लेक्चर को एंड करते हैं। अब प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ठीक है, आपके लिए फ़ायदा ही होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।